हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर फिज़िक्स क्लास. In today's class we'll be beginning the part 2 of your physics NCERT book class 12th, in which we'll be studying chapter number 9 titled as ray optics. तो बच्चों चैप्टर नंबर 9 एक सिंपल चैप्टर है और इसका वेटेज आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर हमारे पास पढ़ने के लिए भी बहुत कुछ है. सो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि द चैप्टर विल बी क्वाइट लॉन्ग और इस पर बनने वाले लेक्चर्स भी ज़्यादा होंगे. बट आवर मेन फोकस विल बी टू टीच यू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, ताकि आप जो भी पढ़ो उसमें से अगर कुछ भी आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको अटैम्प्ट कर पाओ. और बच्चों हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए सिर्फ ये लेक्चर देख लेना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि लेक्चर्स देखने के बाद आपको ये भी समझना होता है कि एग्ज़ामिनर इस नॉलेज को किन क्वेश्चंस की फॉर्म में आपसे पूछता है, कि वो इस नॉलेज में से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहा है या फिर कहीं घुमा करके पूछ रहा है, इस कंसेप्ट को किसी और कंसेप्ट में यूज़ कर ले रहा है. सो फ्रॉम माई साइड आई विल कीप ऑन टेलिंग यू कि बच्चों ये कंसेप्ट में से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो तो मैं बताता रहूँगा. बट आपके साइड से भी एक आपकी ड्यूटी है, वो ये है कि आपने लेक्चर देखो. व्हेन यू कंप्लीट अ चैप्टर, मैं बात कर रहा हूँ अभी नहीं, जब चैप्टर कंप्लीट कर लो तो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करो. तभी आप ये कह सकते हो कि मेरा चैप्टर नंबर जो भी है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हो चुका है. और एक बार पढ़ना काफ़ी नहीं होता, एक बार लेक्चर्स से पढ़ो. उसके बाद अगर आपको एनसीईआरटी की बुक अच्छी लगती है फिज़िक्स की, तो उससे भी आप थ्योरी तो पढ़ ही सकते हो. यू कैन रीड थ्योरी फ्रॉम योर फिज़िक्स एनसीईआरटी बुक, ओके. क्योंकि थ्योरी अच्छी है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, खासकर जो पार्ट 2 की एनसीईआरटी बुक है वो बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिकली जो कंसेप्ट्स हैं वो ज़्यादा थ्योरेटिकल हैं. आपके पास इस चैप्टर में से भी कुछ मैथमेटिक्स तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व है, कुछ डेरिवेशंस भी हैं, बट इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है. इसके यूजेस जैसे कि आज आपको हम पढ़ाएंगे रे ऑप्टिक्स के अंदर बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं, आपके आसपास होते हैं, आप उनको ऑब्जर्व भी करते हो, बट आपको उनके पीछे का लॉजिक, उनके पीछे की साइंस नहीं मालूम, तो वो आप बच्चों इस रे ऑप्टिक्स में सीखोगे. ये रे ऑप्टिक्स किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है बच्चों लाइट से. रे ऑप्टिक्स इज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ लाइट अराउंड अस. तो आज आपको हम पढ़ाएंगे बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एंड लेट मी टेल यू कि इस बार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और स्फेरिकल मिरर्स, नॉट स्फेरिकल मिरर्स बल्कि सिंपल मिरर्स, वो आपके सिलेबस में से हटा दिए गए हैं. सो वो हम नहीं पढ़ा रहे. बट अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो पहले आपको बच्चों वही टॉपिक्स मिलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद मिरर्स के बारे में मिलेगा, मिरर फॉर्मूला वगैरह. तो वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है. इस बार हमने आपको पढ़ाना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से पढ़ाना है. सो दिस मस्ट ऑल्सो बी क्लियर टू यू. तो अब समझते हैं पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक फिनोमिना है. द फिनोमिना associated with light by which the direction of light changes when it travels from one medium to another medium. ठीक है, तो पहले इसको डिफाइन कर लो. यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है बच्चों दी फिनोमिना, और ध्यान रखना ये रिफ्रैक्शन है. एक टर्म होता है रिफ्लेक्शन, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. एंड नॉट अबाउट रिफ्लेक्शन, विल बी टॉकिंग अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, सो डू नॉट कन्फ्यूज विद द टू वर्ड्स रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन. ओके, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना of change in direction of path of light, the phenomena of change in the direction of path of light when it travels from one medium to another. मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको ये डेफिनेशन लिखवाई है और मैं ये समझता हूँ कि बच्चों आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है, क्योंकि रिफ्रैक्शन एक ऐसा वर्ड है
जो आपने अपनी लोअर क्लास में भी सुना होगा और आपके टीचर्स ने भी आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर दिखाई होगी इस फिनोमेना के ऊपर बेस्ड। क्योंकि एक सिंपल एक्टिविटी जो होती है बच्चों वो होता है कि आप एक ग्लास का स्लैब लीजिए और उसके अंदर उसको पार्शली वाटर से भर दीजिए और उसके बाद उसके अंदर एक पेंसिल को डिप करिएगा। तो आप देखोगे, अगर आप उसको ऑब्ज़र्व करो स्लैब के बाहर खड़े होके, मींस स्लैब को अपनी आंखों के सामने रखो और पेंसिल उसके अंदर डिप होनी चाहिए, तो आप देखोगे कि पेंसिल कुछ का जो शेप है वो इस तरह से आ रहा होगा कि अगर आपके पास ये कंटेनर है, कंटेनर में यहाँ तक मैंने पानी भर रखा है, सो ऊपर दूसरा मीडियम है जिसको आप एयर बोलोगे, इस लेयर के नीचे एक दूसरा मीडियम जिसको आप वाटर बोलोगे। सो ये देखने में आता है कि आपकी जो पेंसिल जो एक्चुअली में ऐसी आनी चाहिए थी देखने में बाहर से सीधी, मतलब वो एक्चुअली में इस तरह से आती है। आपको अपनी पेंसिल ऐसे दिखेगी, टेढ़ी लगेगा किसी ने पेंसिल को मोड़ दिया है। ठीक है, ये एक्चुअल पेंसिल थी जो ऐसे आनी चाहिए थी सीधी, बट ये आपको इस तरह से दिखती है, थोड़ी बेंड हो जाती है यहाँ पर आकर के। सो इसको बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। होता क्या है इसमें कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, सो जो मॉलिक्यूल्स उसके इंटरएक्टिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कीप ऑन चेंजिंग। मैं आपको अभी दो स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगा जहाँ पर एक बार लाइट जा रही होगी फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम और एक बार जा रही होगी फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। ठीक है, ये मैंने मान लिया कि हमारा रेयर मीडियम है केस नंबर 1 में, रेयर मीडियम, और ये हमारा हो गया बच्चों डेंसर मीडियम। सो होता क्या है कि जब लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द लाइट ड्यू टू विच दिस फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स। तो रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसके अंदर जो डेंसिटी होती है मॉलिक्यूल्स की वो कम होती है। ओके, आपको नाम से भी दिख रहा होगा रेयर और डेंसर की, यहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी है मॉलिक्यूल्स की, यहाँ पर कम डेंसिटी है। अगर आप एग्जांपल लो तो आप रेयर का मीडियम ले सकते हो एयर को, और एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम आप ले सकते हो बच्चों वाटर को। ठीक है, एयर जो वाटर है वो एक डेंसर मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू एयर, हो सकता है किसी और मटेरियल के रिस्पेक्ट में ना हो। और हमने ये मान लिया कि ये बच्चों इंटरफेस है दोनों मीडियम्स के बीच का, यानी कि ये सेपरेटिंग बाउंड्री है बिटवीन रेयर एंड द डेंसर मीडियम। तो हम पहले ये मान लें कि जो हमारी लाइट है वो कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रही है और इस तरह से हमारे इस इंटरफेस पर हमारी रे ने लाइट ने फॉल। अब जो होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड जो चीज़ थी कि भाई लाइट सीधे ट्रेवल करती है तो यहाँ पर भी सीधा इसको जाना चाहिए था। द लाइट शुड हैव मूव्ड दिस वे, बट वॉट एक्चुअली हैपन्स इज कि लाइट जब ट्रेवल करती है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, और डायरेक्शन ऐसे चेंज करती है कि वो अपने नॉर्मल के रिस्पेक्ट में, नॉर्मल आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये टर्म्स बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं जो आपने लोअर क्लास में सीख रखे हैं कि नॉर्मल क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। वंस अगेन आई रिवाइज इट टू यू, बट नॉर्मल तो आपको पता ही होगा कि नॉर्मल होता है अ लाइन विच मेक्स 90 डिग्री फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम्स, तो इसको आप नॉर्मल बोलते हो। दिस इज़ द नॉर्मल ऑफ दिस लाइट। तो क्या होता है कि जब एक लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, सो द लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्मल, कि जो लाइट है जिसने जाना तो ऐसे था इस डॉटेड लाइन के अक्रॉस, बट अब वो क्या होती है कि वो रिफ्लेक्ट हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट रिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो बच्चों इस पूरे फिनोमेना के अंदर इसको आप बोलते हो इंसिडेंट रे, इसको आप बोलते हो इंसिडेंट रे, इसको आप बोलते हो नॉर्मल। सिर्फ नॉर्मल बोलते हैं, ये कोई रे नहीं होती, बच्चे कभी कभी इसको नॉर्मल रे बोल देते हैं, वो कम्प्लीटली रॉन्ग होता है। दिस इज़ द नॉर्मल, सिंपल नॉर्मल। और ये आपका होता है बच्चों रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो एंगल बनाती है
इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, उसको आप बोलते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ध्यान रखना, बच्चे ये गलती करते हैं कि वो कभी कभी ये सोच लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड दिस इंटरफेस। वो गलती करते हैं वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। नॉर्मल और रे के बीच के एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि इट शुड बी नोटेड वेरी क्लियरली दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर द एंगल्स मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ऑलवेज। तो बच्चे ये तो एग्जाम्पल था व्हेन लाइट वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो वहाँ पर कैसा मूवमेंट दिखाएगी हमारी लाइट। तो हमने ये मान लिया कि अब ये ऊपर का मीडियम डेंसर हो गया और नीचे का मीडियम ये रेयर हो गया। ये आपका अभी भी इंटरफेस है, दिस इज़ द इंटरफेस। तो हमने माना फिर से लाइट ने ऐसे ही फॉल किया इसके ऊपर, लाइट शुड हैव गॉन लाइक दिस, लाइट ने ऐसे जाना चाहिए था, बट अब क्या होता है कि ये इसका नॉर्मल है। तो जो लाइट होती है दैट गोज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कि जब लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर तो वो नॉर्मल से दूर भागती है। उसे जाना था ऐसे, बट अब वो इससे भी थोड़ा और ज़्यादा एंगल बना करके जाएगी। सो ये होता है बच्चों आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आई होप कि आप समझ गए हो कि जब लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, सो इट gets refracted towards the normal, and when it travels from denser to rarer it refracts away from the normal, normal से दूर भागती है। ओके, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो इस तरह से कि बच्चों रेयर मीडियम के अंदर उसके पास ज़्यादा फ्रीडम होता है मूवमेंट का, इट हैज़ अ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो वो जैसे ही उसको फ्रीडम मिलता है, यहाँ पर तो वो बंधी हुई थी डेंसर मीडियम के अंदर, तो उसको मॉलिक्यूल्स ने, जो भी ये मीडियम था इसके मॉलिक्यूल्स ने उसको बांध रखा था लाइट को। अब जैसे ही वो इस जेल से बाहर निकली, यहाँ पर उसकी जेल ख़त्म हो गई डेंसर मीडियम की, तो वैसे ही उसको फ्रीडम मिल गया मूवमेंट का, तो वो एकदम दूर भाग गई। ओके, जहाँ जैसे उसे ट्रेवल करना था उससे भी दूर भागी वो, क्योंकि अब उसको फ्रीडम मिल चुका है। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहले वो फ्री थी, तो तभी वो दूर दूर आराम से चल रही थी। अब क्या हुआ कि अब वो आगे बच्चों डेंसर मीडियम के अंदर, तो मॉलिक्यूल्स ने उसको बांध लिया आपस में और उसको खिसका दिया टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पर फुल फ्रीडम है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। और आप बच्चों, मैं चाहूँगा कि नीचे लाइन लिख लो, यहाँ पर लिखो कि लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, फुल स्टॉप। फिर यहाँ पर एक लाइन लिखो दैट लाइट मूव्स फ्रॉम light bends away from the normal when it moves from denser to rarer medium। इसको आप बच्चों यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्यों हो रहा है, कि ये डायरेक्शन अपना क्यों चेंज कर रही है। वो तो देखो हमने एक अपने आप याद रखने के लिए आपको बता दिया कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, बट जो एक्चुअल लॉजिक है बिहाइंड द चेंज ऑफ डायरेक्शन बच्चों, वो है द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट when it travels from one medium to another। देखो यहाँ पर जो है स्पीड ज़्यादा होगी आपकी लाइट की, रेयर मीडियम के अंदर स्पीड ज़्यादा होती है लाइट की, और जब हम वो डेंसर मीडियम के अंदर आती है तो जो उसकी स्पीड होती है वो कम हो जाती है। द स्पीड ऑफ लाइट्स गेट reduced when it comes into denser medium, so that accounts for this phenomena of refraction of light। तो आप इसको लिख सकते हो कि इसके पीछे का कॉज है कि इट इज़ कॉज्ड बाय, इट का मतलब है बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सो इट इज कॉज्ड बाय द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। सो आई होप बच्चों आपको रिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई हैं, और इसको हम आगे भी बहुत यूज़ करने वाले, तो इसको ध्यान से समझना। तो बच्चों बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, तो वो आपको याद होने चाहिए। वैसे
आप पढ़ चुके हो लोअर क्लासेस के अंदर, बट एक अगेन आई एम मेकिंग यू राइट देम डाउन। द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दो बहुत ही सिंपल से लॉज हैं, बट दे आर ऑफन कन्फ्यूज्ड बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सो दिस मस्ट नॉट हैपन नाउ। सो बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है दैट द इंसिडेंट रे, फुल स्टॉप, कॉमा द रिफ्रैक्टेड रे, और लेट मी राइट देम डाउन क्योंकि आपके लिए कुछ नया तो है नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। सो बच्चों यहाँ पर हमने लिख दी हैं दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आप पहले इन दोनों को नोट डाउन करिए। उसके बाद जो पहला लॉ है बहुत ही सिंपल है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन, तो ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद ये जो लॉ है ये एक अच्छा रूल है, an important law, that is that the ratio of the sine of angle of incidence to sine of the angle of refraction is a constant, जिसको आप बच्चों स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हो। और बच्चों इस कांस्टेंट को आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। आई होप यू रिमेंबर ऑल दीज टर्म्स। तो इसका मतलब है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को आप बोलते हो बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 किसको बोल रहे हैं? मीडियम 2 बोल रहे हैं बच्चों जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रही है, और मीडियम 1 बोल रहे हैं कि जिस मीडियम से लाइट एंटर कर रही है। मतलब मेरा ये है कि अगर मैं ये एग्जांपल लूँ तो ये मेरा मीडियम नंबर 1 है और ये मेरा मीडियम नंबर 2 है। ओके, सो ये जो कांस्टेंट होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है बच्चों आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर मैं इसको अच्छे से मैथमेटिकली लिख करके दिखाऊँ तो आप लिख सकते हो कि साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है ये होता है बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से भी और एन से भी। तो मैं थ्रू आउट दी लेक्चर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करूँगा बच्चों एन से, स्मॉल एन से। कई बुक्स में इसको म्यू से भी लिखा जाता है ऐसे, बट मैं इसको एन से ही दिखाऊँगा। सो साइन आई अपॉन साइन आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो 2 को आप नीचे लिखोगे क्योंकि ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बट विद रिस्पेक्ट टू 1 है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू 1। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो उसको आप ऐसे लिखते हो, चाहो तो साइड में लिख लेना कि 1 एंड 2 का मतलब होता है कि सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 के रिस्पेक्ट में, ये मतलब होता है। क्योंकि मैं इस नोटेशन को आगे भी कई बार यूज़ करूँगा। ओके, सो आपको ये नोटेशन बच्चों अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो नाउ बच्चों बिफोर वी प्रोसीड फर्दर एंड टेल यू स्नेल्स लॉ, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो समझ लो, क्योंकि हो सकता है कि आप अभी तक भूल गए हो उन टर्म्स को। तो एक बार हम पहले आपको वो समझा देते हैं, फिर वापस इसी पेज पर आएंगे। तो अभी आप इतना नोट डाउन करिए, आई एम टर्निंग द पेज। तो बच्चों पहले हम बात कर लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। सो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर आप कहो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको आप डिनोट करते हो सी से, वैक्यूम, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम। इसको आप बोलते हो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है बच्चों, कि अगर मैं किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करूं तो वो होता है द स्पीड ऑफ लाइट c, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो ये आपको निकालना पड़ता है कि उसमें लाइट क्या है, तभी आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल पाते हो। तो ये तो बात हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब बात करते हैं बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जो हमने अभी स्नेल्स लॉ में यूज़ भी किया था। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है
रेशो ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम टू द अदर मीडियम। ओके, कि अगर हमने मान लिया कि मीडियम वन हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, medium 2 has refractive index n2, then we say that relative refractive index जिसको हम 1 and 2 से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। कि इफ़ समवन आस्क यू दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप कहोगे सर इट इज़ द रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मीडियम। n2 अपॉन n1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। मीनिंग बहुत सिंपल है इसका, बट ये समझना ज़रूरी है कि अगर कभी ऐसे दे रखा है 1 and 2, तो इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसकी वैल्यू होती है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। अगर थोड़ा और इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो आप देखो क्या बनता है इसमें से n2 अपॉन n1। n2 का मतलब क्या है c अपॉन v2, c अपॉन v2 मतलब c तो हो गया स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, मीडियम नंबर 2। सिमिलरली n1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों c अपॉन v1। तो देखो c से c कट जाएगा, बचेगा क्या v1 अपॉन v2। तो एक फॉर्मूला ये भी निकल कर गया है हमारे पास कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है या तो n2 अपॉन n1 या फिर v1 अपॉन v2। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। और बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, ना इसका कोई डायमेंशन होता है, ये सिंपली एक नंबर होता है। और उसके बाद ना अब जब आपने इतना सीख लिया है तो आपको चीज़ों को रिलेट करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास दो मीडियम्स हैं, मीडियम 1 और मीडियम 2। ये मैं कुछ इसे डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, मतलब इस कंसेप्ट में से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो आपको बता रहा हूँ मैं। तो केस नंबर 1 आपसे कहा गया एग्जाम में कि मेरे पास दो मीडियम्स हैं, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, और आपसे उसने कह दिया कि n1 की वैल्यू n2 के बराबर है। तो बताइए कि जो लाइट है क्या वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होगी? पहला क्वेश्चन आपसे ये होता है बच्चों। तो आपने यहाँ पर थोड़ा सोचना होता है कि n1 की मतलब क्या है। भाई n1 का मतलब है c अपॉन v1, n2 का मतलब क्या है c अपॉन v2। c से c कट गया, मतलब क्या है इसका? मतलब है कि v1 की वैल्यू v2 के बराबर है। और अगर दोनों में भाई वेलोसिटीज़ बराबर होती हैं दोनों मीडियम में हमारी लाइट की, तो ये जो फिनोमिना है रिफ्लेक्शन के तो अकर ही नहीं होगा। बिकॉज व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। अगर लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होगी अलग अलग मीडियम में तभी रिफ्लेक्शन शो होगा, वरना नहीं होगा। सो यहाँ पर देखो द वेलोसिटी इज सेम, सो देयरफॉर लाइट डू नॉट बेंड। लिख लो इसको, मतलब ये आपने सोचना खुद ने आना चाहिए अब, बिकॉज आई नॉट बी टेलिंग यू ईच एंड एवरी केस। ये आपने खुद साइंस के अंदर बच्चों सोचना होता है, इन्हीं को बोलते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। अब मान लेते हैं कि उसने आपसे दे दिया कि मेरे पास दो मीडियम्स हैं, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, और उसने आपसे कह दिया कि भाई n1 की वैल्यू ज़्यादा है n2 से। तो अब बताइए कि क्या लाइट बैंड होगी, और अगर बैंड होती है तो क्या वो नॉर्मल की तरफ जाएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी? सवाल अब ये पूछता है वो। तो इसका भी बहुत सिंपल सा आंसर होता है। फिर से ये फॉर्मूला लगाओ, c अपॉन v1 ज़्यादा है c अपॉन v2 से, c से c कट गया, v1 उधर जाएगा v2 इधर आएगा, तो आपको मिला भाई v2 ज़्यादा है v1 से। यानी कि लाइट की जो स्पीड है सेकेंड मीडियम में वो ज़्यादा है फर्स्ट मीडियम से। इसका मतलब होता है कि भाई ये हमारा रेयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। और उसने हमसे कह दिया कि लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई अगर लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर तो वो नॉर्मल से दूर भागती है, हमें अच्छे से मालूम है। तो यहाँ पर आंसर होगा दैट लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, यहाँ पर ये आंसर होगा।
यहाँ से हमने देखा, पता लगा लिया कि क्या केसेस हैं। तो ऐसे बच्चों अपने एग्जाम में करना होता है, यही कहलाते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। और इसमें से कई क्वेश्चन आते हैं आपके कंसेप्चुअल। और इसमें ना एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि वो आपको क्वेश्चन पूछता है वेव लेंथ के टर्म्स में पूछता है क्वेश्चन। तो वेव लेंथ का भी बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। देखो वेव लेंथ का फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। इसको आप बोलते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये होता है बच्चों वेव लेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। तो ये तो हो गया बच्चों वैक्यूम की बात हो गई। ये फॉर्मूला तो वैक्यूम के लिए हो गया ना, फॉर वैक्यूम। क्यों हो गया वैक्यूम के लिए? क्योंकि c होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वहीं पर अगर मैं मानता हूँ मेरी वेलोसिटी v है किसी भी मीडियम में, तो वहाँ पर मेरी जो फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों वो तो मेरे पास म्यू ही रहेगी। ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई फ्रीक्वेंसी लाइट की बदलती नहीं है व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, बल्कि जो उसकी वेवलेंथ है बच्चों वो चेंज होती है। वेवलेंथ चेंजेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो हम सो यहाँ पर जो वेवलेंथ होगी लेट मी से इट इज लैम्डा m फॉर मीडियम। ठीक है, सो आपके पास ये दो फॉर्मूलेज होते हैं, c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, v इज इक्वल टू म्यू लैम्डा m। तो मैं आपसे पूछूं भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा? तो आप कहोगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मेरे पास c अपॉन v। c की वैल्यू है ये, v की वैल्यू है, तो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट गया बिकॉज दे बोथ आर सेम। तो आपके पास एक चीज़ आई बच्चों, फॉर्मूला निकल के आया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको एग्जामिनर यूज़ कर रहा है, लैम्डा अपॉन लैम्डा m। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि बताओ वेवलेंथ ऑफ द लाइट में क्या फ़र्क पड़ेगा व्हेन इट गोज इनटू अ मीडियम ऑफ अ पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको अगर n मालूम है तो आप लैम्डा m बता सकते हो कि लैम्डा m की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा बाई n होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप लिख लेना अपने नोट्स के अंदर। और ये आया कैसे? ये इस सिंपल से फॉर्मूले से आया है। सो आई होप बच्चों कि आपको अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर तो आप किसी को भी मिस नहीं करोगे। ओके, सो बच्चों अब वापस चलते हैं स्नेल्स लॉ की तरफ। तो बच्चों ये था आपका स्नेल्स लॉ कि साइन आई अपॉन साइन आर होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 प्रोवाइडेड लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम नंबर 1 टू मीडियम नंबर 2। ये आपको गिवन था। सो अब इसका फॉर्मूला आपको मालूम है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 and 2 का। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों n2 अपॉन n1। साइन आई अपॉन साइन आर होता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अभी लिखवाया मैंने आपको थोड़ी देर पहले। सो अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। सो यही होता है आपका स्नेल्स लॉ कि n1 इंटू साइन आई होता है आपका n2 इंटू साइन आर। इसी इक्वेशन को बोलते हैं बच्चों स्नेल्स लॉ। एक बहुत ही अच्छी इक्वेशन है। सो आई होप कि आपको ये स्नेल्स लॉ की इक्वेशन अच्छे से क्लियर है। और इसी के साथ आपके पास एक नई डेफिनेशन भी आती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। वो क्या होती है बच्चों? दैट इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अभी हमने आपको इससे पहले इसकी डेफिनेशन नहीं दी थी, तो रीज़न यही था कि आपको इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर देने वाले थे। कि लिख सकते हो आप कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर इज़ गिवन बाय द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चों ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। सो बच्चों प्लीज़ नोट इट डाउन, आई एम टर्निंग द पेज। सो बच्चों नाउ लेट्स डिस्कस सम फिनोमिना related to refraction of light because I want to keep today's lecture very simple. So that is the reason कि मैं आपको real depth, apparent depth और कुछ और phenomena आज डिस्कस नहीं करना चाहता। जो I'll be discussing very basic phenomena और जिसमें कुछ derivations हैं जैसे कि real depth, apparent depth वाला phenomena that I'll be discussing in upcoming lecture। तो अभी हम बहुत ही simple और practical phenomena डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज़ मैं
इनके बारे में आपको लिख करके तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, आपको समझाऊंगा, फिर आपने खुद अपने वर्ड्स में इसको फ्रेम करना है, क्योंकि ये कंसेप्ट है, कोई डेफिनेशन नहीं है जो कि आपको एक प्रॉपर राइटिंग में दी जाए। सो सम फिनोमिनाज रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो पहला फिनोमिना है बच्चों वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। आप सभी देखते हो कि रात के समय पर जो हमारे स्टार्स होते हैं दे ट्विंकल इन द स्काई। सो ये ट्विंकलिंग किस वजह से होती है? ये होती है बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है वो मोबाइल है, दैट इज़ कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली। सो ड्यू टू विच द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली। लेट मी शो यू। देखो आप सभी को एक बात मालूम होनी चाहिए कि इन आर एटमॉस्फेयर इट इज़ बिलीव्ड दैट द lower altitude of the atmosphere mainly consists of gases, and as we move above at higher altitudes the concentration or you may say density of the atmosphere keeps on decreasing। ये बात तो आप सभी को मालूम होनी चाहिए। So what actually happens is कि हम मानते हैं कि हमारा जो स्टार है बच्चों वो यहाँ पर है, दिस इज़ द स्टार, और ये हमारे पास लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हैं जो ऊपर कम डेंसिटी की हैं, और जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं वैसे इनकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। सो इससे होता क्या है, इससे बच्चों जो लाइट है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम दिस रेयरर मीडियम टू दिस डेंसर मीडियम। सो अब ध्यान से देखना कि हम कैसे प्लॉट करते हैं बच्चों रे डायग्राम फॉर दिस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। या फिर ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार है वो ये है, इसको एक्चुअल पोजीशन मान लो, एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार। तो होता है क्या है कि लाइट ऐसे आ रही होती है और उसने ऐसे ही बच्चों जाना होता है आगे, ऐसे आगे चल के जाना होता है। बट क्या होता है कि जैसे ही वो ट्रेवल करती है इस डेंसर मीडियम में, सो इट गेट्स रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्मल, कि इट हैड टू गो लाइक दिस बट वो इधर बेंड हो जाती है। सो इसलिए जो हमारा स्टार होता है वो हमें पता है कहाँ पर दिखता है, वो यहाँ पर दिखेगा, कहीं पर यहाँ पर दिखता है आपको स्टार। एक्चुअल पोजीशन स्टार की ये है बट हमें यहाँ पर दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो ये वाली लाइट रे पहुँच रही है ना, और ये हमें ये विजुअलाइज करवाती है कि आपका स्टार यहाँ पर प्रेजेंट है। सो जो एक्चुअल पोजीशन है स्टार की वो कंटिन्यूसली वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, ड्यू टू विच दिस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अकर। आई होप दैट दिस फिनोमेना इज क्लियर टू यू। द रीज़न इज द मूवमेंट ऑफ लाइट फ्रॉम रेयर एटमोसफेयर टू डेंसर एटमोसफेयर। लाइट ने जाना तो ऐसे था, द एक्चुअल रे शुड हैव बीन लाइक दिस स्ट्रेट, बट वो बेंड करती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, जिसके समय स्टार यहाँ पर दिखता है डिस्पाइट ऑफ द एक्चुअल पोजीशन। सो दिस वॉज द फर्स्ट फिनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अगला फिनोमेना बहुत ही बेसिक है, वही पेंसिल वाला, दैट इज़ बेंडिंग ऑफ इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। जब आप पानी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को स्पेशली पेंसिल को इमर्स करते हो तो आपको वो बेंड हुई हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप ऑब्जर्व करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि आप किसी को भी साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर पाओ, क्योंकि वर्ड में तो शायद सब लोग सहमत नहीं होते बट साइंटिफिकली ज़्यादातर लोग समझ पाते हैं चीज़ों को। सो ये हमारे पास बच्चों वही कंटेनर है, या फिर एक काम करते हैं, लेट्स कीप द कंटेनर लाइक दिस, कि मेरे पास ये पूरा कंटेनर है, पानी से भरा हुआ है, और मैंने इसके अंदर अपनी पेंसिल को डिप किया। सो दिस इज़ माई एक्चुअल पेंसिल। ये मेरे पास बच्चों वो एक्चुअल पेंसिल है जैसी वो आनी चाहिए थी डिप होने के बाद। ये हमारा रेयर मीडियम है, ये हमारा वाटर मान लो, इसका हमने वाटर में इसको इमर्स कर रखा है। बट होता है क्या है कि हमें जो निब है ना, निब ये वाली, इसका जो लाइट रे है वो इस तरह से होनी चाहिए थी कि वो यहाँ से बाहर निकल ली है, ये इसका नॉर्मल है, इट शुड हैव ट्रेवल्ड लाइक दिस, बट ये क्या होती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज ऑफ मूवमेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। द लाइट को जाना तो ऐसा था, द लाइट हैड टू ट्रेवल लाइक दिस विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, बट वो ट्रेवल करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो बंदा यहाँ पर बाहर खड़ा है उसको ये लाइट रे कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, उसको लगेगा कि ये लाइट रे बच्चों यहाँ से आ रही है कहीं से, तो
तो आपको जो पेंसिल की निब है वो यहाँ पर ना दिख करके यहाँ पर दिख रही होती है कहीं पर, ड्यू टू विच यू विजुअलाइज द पेंसिल टू बी बेंड। आपको लगता है भाई पेंसिल ऐसा करके बेंड हो गई आगे को। मैं प्रॉपर तो बना नहीं पा रहा हूँ बच्चों, बट ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आता है इसका, इस तरह से कि आपको ये जो निब है वो कहीं यहाँ पर आकर के दिखती है, ये जो लाइट रे है। सो दिस इज एक्चुअली द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ड्यू टू विच बेंडिंग ऑफ इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट अकर्स। सो नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड फिनोमेना, जो शायद बच्चों आपने ज़रूर ऑब्वियस किया होगा। यू माइट हैव सीन एन एक्वेरियम और यू माइट बी हैविंग एन एक्वेरियम इन योर होम। तो आपने कई बार विजुअलाइज़ किया होगा कि अगर आपके एक्वेरियम में सिर्फ एक फ़िश रखी है, तब भी कई बार जब आप अलग अलग एंगल से देखते हो तो कभी आपको बच्चों दो फिश भी दिख जाती हैं। एक्वेरियम के अंदर एक ही फ़िश है, बट आपको कभी कभी दो फिश उसके अंदर दिख जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दैट इज़ विजिबिलिटी ऑफ, और ये पक्का आप देखना अपने एक्वेरियम के अंदर आपको ज़रूर दिखेगा ये फिनोमेना, विजिबिलिटी ऑफ टू इमेजेस ऑफ एन इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए बच्चों डायग्राम कहाँ पर बनाएं, जगह ही नहीं बची। सो व्हाट लेट्स डू, लेट्स मूव ऑन टू द अदर पेज। तो बच्चों एक्वेरियम कुछ इस तरह से होता है। इसके अंदर हम मानते हैं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक फ़िश है। लेट मी से दिस इज़ द फिश। मैं इसको एफ़ लिख देता हूँ, यहाँ पर एफ़ लिख दिया बस मैंने, फ़िश नहीं बनाई, एफ़ लिख दिया। सो क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर खड़े हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं, दिस इज़ आवर आई। सो व्हाट हैपन्स इज़ कि ये फ़िश कंटिन्यूसली रेस को एमिट करती है, जिसकी वजह से हमें ये दिख पाती है। सो लेट मी से कि एक रे हमारे पास कुछ इस तरह से गई और एक रे आपके पास कुछ इस तरह से गई। तो ये तो बच्चों वाटर है, बाहर एयर है, तो ये डेंसर मीडियम है, बाहर हमारा रेयरर मीडियम है। तो अगर मैं इसका नॉर्मल बनाऊँ तो ये जो लाइट है ये कहाँ पर बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो ये बेंड होती है मेरी आँख की तरफ, जहाँ पर हम खड़े हैं, लाइक दिस। सिमिलरली केस होता है बच्चों इस वाले केस में भी कि इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका नॉर्मल होगा ऐसे, तो ये बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो इट विल गो समवॉट लाइक दिस। तो हमें दो फिश क्यों दिखती हैं? हमें दो फिश दिखती हैं क्योंकि हमारे पास ये दो रेज़ आ रही हैं हमारी आंखों के पास, और ये दोनों ही रेज़ हमें यहाँ से आती हुई नहीं दिख रही। हमें लग रहा है कि ये जो रेज़ हैं, ये एक रे तो यहाँ से आ रही है, एक फ़िश यहाँ पर रखी हुई है, और जो दूसरी रे है बच्चों वो यहाँ से आ रही है, तो दूसरी फ़िश यहाँ पर रखी हुई है। तो यहाँ पर फ़िश होती नहीं है बट हमें दिखती है। वो किसका फिनोमेना है? वो भी रिफ्रैक्शन का ही फिनोमेना है कि विजिबिलिटी ऑफ टू इमेजेस ऑफ एन इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। ओके, क्या होता है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो रे हैं दे अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट F1 एंड दिस पॉइंट F2, जबकि आ तो F से रही हैं ये, बट हमें दिखता है कि ये F1 से आ रही है। अगर आप इसको सीधा करोगे तो F1 पर आएगी और ये F2 पर आएगी। तो इसलिए हमें बच्चों दो इमेजेस दिखती हैं, ये दोनों ही वर्चुअल होती हैं, रियल तो सिर्फ ये एक फ़िश होती है जो हमें दिखती भी नहीं उस समय पर। सो ये था आपका तीसरा फिनोमेना। ऐसे ही कई सारे फिनोमेनाज हैं, मैं कुछ मेंशन कर रहा हूँ जो शायद आपका इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ इस चैप्टर के अंदर। एक होता है बच्चों कि जब आप मॉर्निंग और इवनिंग में सन को देखते हो तो सन अपीयर्स ओवल शेप, जिसको आप फ्लैटनिंग ऑफ द सन भी बोलते हो, फिनोमेना ऑफ द फ्लैटनिंग ऑफ सन। चाहो तो आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो दैट सन अपीयर्स ओवल शेप्ड एट मॉर्निंग एंड इवनिंग, ताकि आपको याद रहे। सो द बच्चों द रीज़न बिहाइंड फ्लैटनिंग ऑफ सन इज़ द अनइक्वल बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सन। एक्चुअली होता है क्या है कि सुबह और शाम जो हमारा सन होता है इट इज़ नियर द होराइजन। सो वी नो वेरी वेल दैट विद हाइट द डेंसिटी ऑफ एटमोसफेयर डिक्रीजेस। तो क्या होता है कि आपके पास ये सन है, सन बहुत बड़ा होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो सन का एक पार्ट होता है टूवर्ड्स द डेंसर पार्ट ऑफ द एटमोसफेयर और एक होता है बच्चों टूवर्ड्स द रेयर पार्ट ऑफ द एटमोसफेयर। तो इससे क्या होता है कि जो ऊपर वाले पार्ट से जो रे आ रही होती है इट शोज़ इनफ रिफ्रैक्शन, और यहाँ से जो लाइट आ रही होती है इट शोज़ लेस रिफ्रैक्शन, यानी कि देयर इज़ अनइक्वल बेंडिंग ऑफ लाइट। अगर मैं बताऊँ आपको प्रॉपर इंग्लिश में तो होता क्या है कि इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग द सन इज़ नियर होराइजन, हमें मालूम है, एंड वी ऑल्सो नो दैट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेयर ऑफ द एटमोसफेयर डिक्रीजेज विद हाइट। तो होता क्या है कि द रे फ्रॉम द लोअर एज of the sun are reflected more than those of the upper edge.
ओके ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू ग्रेटर थिकनेस ऑफ द एयर बिलो। सो उसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू, इसका मेन रीज़न है कि ड्यू टू अनइक्वल बेंडिंग ऑफ लाइट द सन अपीयर्स ओवल ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। और दोपहर के समय पर तो सन हमारे ओवरहेड होता है, यानी कि सिर के जस्ट ऊपर होता है, तो वहाँ पर तो जो रेज हैं दे फॉल नॉर्मली, एंड वी नो दैट रे फॉलिंग नॉर्मली एट एनी इंटरफेस डू नॉट शो एनी सॉर्ट ऑफ बेंडिंग। तो वहाँ पर आपको सन प्रॉपर स्फेयर में दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर एट नून द रेज फॉल वर्टिकली ओवरहेड, ड्यू टू विच देयर इज नो फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उस समय पर आपको फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ, फ्लैटनिंग ऑफ द सन नहीं दिखाई देता, एंड द सन अपीयर्स सर्कुलर एट नून। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेनास थे। एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, अच्छा है आप चाहो तो इसको आप ये खुद इसको पता लगाना एंड टेल मी कि ऐसा क्यों होता है। कि मैं बता देता हूँ आपको, द रीज़न आई नॉट बी टेलिंग, रीज़न आप खुद सोचोगे, और ये बताओ कि कितने मिनट का फ़र्क होता है। दैट इज़ टाइम डिफरेंस बिटवीन सनराइज, बिटवीन नहीं होगा बच्चों, ये ड्यूरिंग होगा। बिटवीन कैसे हो जाएगा? ड्यूरिंग, टाइम डिफरेंस ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। ये आपने खुद इसके पीछे का लॉजिक निकालना है। लॉजिक लगना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला ही है, बट कैसे लगना है, ऐसा क्यों होता है, ये आपने बच्चों खुद निकालना है। कि सनराइज और सनसेट में एक पर्टिकुलर टाइम डिफरेंस होता है, जो अलग अलग लोग अलग अलग प्लेसेस से ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपने बच्चों खुद डिटरमाइन करना है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट फिनोमेनास थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेना जैसे कि रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ, द रेज्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट केप्ट अंडर वाटर, ये सारे रह गए हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे। सो फॉर टुडेज़ लेक्चर दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।